1/2, 1/√2, √3/2, 1। बस ये 4 वैल्यूज याद कर लो, हो गया आपका पूरा का पूरा जो है आपका टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 वैल्यूज आपको याद करने हैं। अब सर इनको क्या करें, अब वो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। इनको लर्न करने के लिए बस यही 4 वैल्यूज याद कर लो। ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी जुबान पे होगा, लिख के ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मैथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी जेके बॉस की तरफ से आपको पहले 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिनके आपके 20 मार्क्स होते हैं। एंड अगर आप पूरे की पूरे एमसीक्यूज अच्छे से कवर कर पाते हो तो आपको जस्ट 27 पासिंग मार्क्स है। तो जस्ट आपको फिर 7 ही मार्क्स करने हैं पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये एमसीक्यू सेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लोगे ना, तो फिर भी आपको मतलब ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं रहता है कि आपका ये एमसीक्यू ठीक है या नहीं। तो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हमने आज एमसीक्यू सेशन लाया है, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन में है वो काफी इंप्रूवमेंट होगी। इसमें हम आपका चैप्टर भी रिवाइज करेंगे, चैप्टर में जो भी टॉपिक्स यूज होंगे उनको हम रिवीजन साथ साथ करेंगे। यानी हर किसी टॉपिक पे, जो भी चैप्टर में एक टॉपिक होगा, उस पे जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे उतने हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक भी एमसीक्यू मिस मत करिएगा, क्योंकि बाय चांस जो है डायरेक्टली ही एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यही से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एमसीक्यूज होते हैं जेके बॉस की तरफ से। अब आपको क्या करना है, अगर आपने 10th का व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और आपको पता ही है कि जैसे कि मैंने आपको कल व्हाट्सएप में मैसेज की थी कि मेरा जो ये वाला व्हाट्सएप था ये बैन हो चुका है और 1-2 दिन में ये वापस ओपन हो जाएगा। लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हैं, या तो आप मेरी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, जिसकी आईडी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली भी बोलता कि मैसेज कर लो व्हाट्सएप पे, जो मेरा दूसरा व्हाट्सएप है। कहीं काफी सारी मैसेजेस के बाद वो भी बैन ना हो जाए, दैट्स वाई मैं आपको जो है पुश कर रहा हूं कहां की ओर, या तो टेलीग्राम की ओर और या तो कहां की ओर, या फिर इंस्टाग्राम की ओर। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द क्लास 10th मैथमेटिक्स एमसीक्यूज, एंड दीज एमसीक्यूज विल बी मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर दिस ईयर, ठीक है, जेके बॉस एग्जाम के लिए। और अभी तक हमारी चैनल पे क्या क्या अपलोड है, जितने भी पेपर्स आपके पूछे जाते हैं उनको हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, उनके लिए गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। इसके बाद और टेलीग्राम तो मैंने बता दिया कि टेलीग्राम के लिए यही नंबर आप यूज कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने जो मैंने बताया कि ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले अगर हम डिस्कस करेंगे, सॉरी फॉर दिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप है ये बैन हो चुका है, ये कल ही बैन हुआ है। तो जब तक ये वापस ओपन हो जाएगा तो तब तक आप टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अभी तक अगर आपने 10th के जितने भी गेस्ट पेपर्स हमने अपलोड किए वो नहीं देखे तो प्लीज जाके उनको भी देख लीजिएगा। और जो हमारा साइंस का एमसीक्यू सेशन है, ठीक है, जो हमारा साइंस का एमसीक्यू सेशन है ये भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें कितने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, 150 एमसीक्यूज, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल साइंस भी हमने कंप्लीट किया था। अगर आप इस प्ले लिस्ट में जाओगे, हमने जो है पूरे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट जिसमें से आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनको हमने कवर किया है, ठीक है। इसके बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, दैट इज जो इंग्लिश वाला वीडियो है, ठीक है। इसमें हमने पूरा का पूरा ग्रामर डिस्कस किया है और आपको कौन से क्वेश्चन इस साल पूछे जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स किस चैप्टर से पूछा जाएगा, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम चलेंगे, ये वाला गेस्ट पेपर है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये वाला प्ले लिस्ट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली आप सर्च कर लेना एलेक्स की यूट्यूब पे, और यहां से आप ये प्ले लिस्ट निकाल लेना, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तो आज के जो एमसीक्यूज है वो 50 एमसीक्यूज है। तो इसमें आप साथ साथ पहले आप कोशिश करिएगा कि आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि आपने जो है प्रैक्टिस की होगी अपने एग्जाम्स के लिए। तो पहले आप खुद से कोशिश करिएगा। आप मुझे लास्ट में बता देना जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपने खुद से आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कितने किए, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्या रखना है, जिससे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आज सॉल्व होने को है। तो यहां से आपको आपका जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये
जो ये वाला सेशन है दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कंसिस्टेंट हमारे पास इक्वेशंस होती है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अगर उनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस टाइम क्या होता है, इस टाइम जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जब यूनिक सॉल्यूशन होता है उस टाइम ये कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, एंड इसी टाइम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस टाइम सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज इनफिनाइट सॉल्यूशन, और इस टाइम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। और अगर हम देखेंगे a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, इस टाइम सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और इस टाइम क्या होगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। यानी एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती है, तो वो ऐसी कंडीशन होती है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इस टाइम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती है, और साथ ही साथ जो इसका सॉल्यूशन का टाइप होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जब सारी इक्वलिटी सेम होती है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन, एंड जब पहली दो बराबर नहीं होती, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे लाइनस इंटरसेक्टिंग होती है, इसको याद रख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका पहला चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो इजी क्वेश्चन है खुद से ट्राई कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी अगर कोई इंटीजर m होगा तो हर कोई इंटीजर, कौन सा मगर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ऑड इंटीजर, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो किस फॉर्म में होगा, अगर कोई इंटीजर क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ m है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ऑड इंटीजर। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑड नंबर कैसे होते हैं, 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये वाले होते हैं हमारे पास ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, अगर हम पहले m कंडीशन देखें तो ये तो सिंपली कौन सा है, दैट इज दी सिंपल इंटीजर है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, अगर m कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो लेट सपोज m कोई इंटीजर है, लेट सपोज इट इज 5, ठीक है, कोई भी m का वैल्यू यहाँ पे बोलता है फॉर सम इंटीजर m, तो लेट सपोज वो इंटीजर 5 है, अगर हम इसको 5 + 1 करते हैं तो ये 6 आ जाता है, तो यहाँ पे ऑड नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन इसका नहीं आएगा। तो इसके बाद जो ऑप्शन है दैट इज दी 2m, तो ये आपको पता है अगर हम कोई ऑड भी लेंगे या इवन भी लेंगे, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो तो इवन बन जाता है, तो ये कंडीशन किस लिए सेटिस्फाई होगी, अगर हमें इवन दिया होगा। तो अगर हम ये वाली कंडीशन लेंगे तो जब भी कोई किसी भी इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो इवन बन जाएगा, और इवन + 1 अगर हम करेंगे वो ऑड बन जाएगा, तो इवन + 1 क्या होगा, वो ऑड होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर डी। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन साथ साथ लिया हुआ है, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपका ये वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये इसका सोल्यूशन है, डिफाइनेड सोल्यूशन है, यू आर करेक्ट। तो हमने ये जो आंसर है ये हमने ठीक कर लिया है। एवरी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2m + 1 वेयर m इज एन इंटीजर, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज 2m + 1। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा रियल नंबर्स का, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ HCF। तो HCF ऑफ A एंड B, लेट सपोज कोई भी दो नंबर से A एंड B, उनका जो HCF है वो 12 है, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उन दो नंबर्स को, वो हमें कितना आता है, 1800। ठीक है, यहां पे मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। तो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, दैट इज HCF इंटू LCM। ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जो A एंड B का LCM होता है और A एंड B का HCF होता है, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं वो रिजल्ट सेम आता है अगर हम उन दो गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो HCF है गिवन है, दैट इज 12, तो LCM हमें यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है कि देन द LCM ऑफ A एंड B, खुद से भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, साथ साथ वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, LCM
इज इक्वल टू ए एंड बी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है, दैट इज 1800। तो 1800 यहाँ पे है, दैट इज 1800। तो एलसीएम आएगा बराबर, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर यहां से मल्टीप्लाई है तो अगर हम इसको यहां लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1800 डिवाइडेड बाई 12, यहां से आप कैलकुलेशन करके इसको जो है कैंसिलेशन करके आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। तो कौन सा यहाँ पे आंसर आएगा, दैट विल बी 12 1 और 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा दैट इज 6, 12 इंटू 5, दैट इज यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 150, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें एक फॉर्मूला यूज होती है यहाँ पे, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी HCF ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे हमें HCF दिया था, एलसीएम निकालना था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया था, और यहाँ पे हमें क्या निकालना था, एलसीएम, क्योंकि ये यहाँ पे 12 यहाँ से मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको यहाँ लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 1800 डिवाइड बाई 12 विल बी इक्वल टू 150। तो यहाँ पे जो इन दो नंबर्स का एलसीएम होगा दैट विल बी 150। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं, जो कि इसका आंसर है यहाँ पे दैट विल बी 150। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी 150। तो यहाँ पे प्रोसीजर है, हमें फॉर्मूला पता होती है दैट HCF ऑफ a comma b into LCM of a comma b is equal to the product of given two numbers। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे यहाँ पे, जो कि है इजी है, वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, यानी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को आपस में, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, क्या वो रैशनल होगा, क्या वो इरेशनल होगा, क्या वो बोथ ऑफ द अबव होंगे, यानी रैशनल भी होगा इरेशनल भी होगा, क्या वो नन ऑफ द अबव होगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर हम इरेशनल, ये अपने 9th में भी पढ़ा होगा पहली एक्सरसाइज में, ठीक है। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं अगर हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा इरेशनल होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी इरेशनल, ठीक है। अगर हम इरेशनल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रख लेना, अगर हम इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है, दैट इज इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इरेशनल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, फॉर सम इंटीजर p, किसी भी इंटीजर p के लिए एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ठीक है। अभी हमने ये किया था, हर कोई इवन इंटीजर किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी हर कोई इवन इंटीजर, अगर कोई इंटीजर क्या है, p है, तो हम इस p इंटीजर को कैसे हम इवन इंटीजर बना सकते हैं, कौन सी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होगी। खुद से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको यहां पे अभी दिखाया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन किसके लिए सेटिस्फाई होती थी, जो हमने अभी किया था, वहां पे m था, तो 2m + 1 दैट विल बी ऑड इंटीजर। तो ये कंडीशन जो है ये और के लिए सेटिस्फाई थी। अगर हम 2p की बात करेंगे, ठीक है, 2p को फिलहाल रहने दीजिए, अगर हम p + 1 की बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई इंटीजर, लेट सपोज p इज इक्वल टू 4, अगर हम p + 1 करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4 + 1, वो आ जाएगा 5। तो दैट मीन्स ये ऑड है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इवन चाहिए, हमें इवन इंटीजर चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो p तो ये वाला डायरेक्ट है, तो ये भी नहीं आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 2p, क्योंकि अगर हम किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आंसर क्या आ जाएगा, वो इवन नंबर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2p। आंसर चेक करते, एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2p वेयर p इज एन इंटीजर, सो द करेक्ट आंसर इज b, दैट इज 2p। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करेंगे यहां पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्टेंस यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट। तो पहली जो कंडीशन है, q इज इक्वल टू AR + B, A इज इक्वल टू BQ + R, B इज इक्वल टू AQ + R, और यहां पे क्या है, दैट इज यहाँ पे जो 0 है दैट विल बी लेसर इक्वल टू R एंड लेस देन B, ठीक है। यहाँ पे R जो है दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, या नन ऑफ दिस। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, आपने पढ़ा होगा, ये किस में यूज होता है, दैट इज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। आपको नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा इसके लिए कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है,
खुद से ट्राई कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये वो वाली फॉर्मूला है जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज एनी नंबर, लेट्स सपोज दिस इज 26, ठीक है। जब हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से नहीं, कोई और नंबर हम लेंगे यहां पे, अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हम करेंगे 11 इंटू 2, यहां पे आ जाएगा 22, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं इस 26 को, 26 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस 4। तो यहां पे आप लिख सकते हो। तो ये हमें बन जाएगा आर, ये बी और ये क्यू। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस ए, या हम इसको भी, ये हमें हमारी तक ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन देखनी है कि आर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, आर शुड बी लेस देन बी, ठीक है। ये जो आर है, ये जो आर है, ये इससे छोटा होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। लेकिन आर की ये कंडीशन है, ये इस बी से छोटा होना चाहिए, और या तो ये, और कंडीशन आर की है, या तो ये आर 0 होना चाहिए, यानी या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, यानी नेगेटिव आर नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे, अगर हम इसका सोल्यूशन पहले चेक करेंगे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देयरफॉर यहां पे आप देख सकते हो द करेक्ट ऑप्शन इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन बी। तो यहां पे आप इसका जो है पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम व्हिच स्टेट्स for any two positive integers a and b there exists a unique whole number q constant and r remainder such that a is equal to b q plus r। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप कर सकते हो, दैट इज द फॉर 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल जो है आपको यहाँ पे जीरोस निकालने होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो आप कर सकते हो, यहाँ पे खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन दी है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है, सॉरी, इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे किस पे आपको निकालना है, दैट इज दी अगर 2 वैल्यू, तो यहाँ पे आपको किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे आप इसको x की जगह आप कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप 2 यूज कर सकते हो, फिर आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे है समटाइम्स जो है टेस्टर वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज 2 स्क्वायर होता है 4 एंड 3 इंटू 2 इज 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका दैट विल बी -10, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये खुद ही देता है दैट इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस है, यानी वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको वैल्यू पुट 0 करें, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, दैट इज चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है दैट इज x इज इक्वल टू, जब आप x को वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकल जाएगी -10। तो यहाँ पे आंसर चेक करेंगे दैट विल बी -10। ये जो इसका जो है करेक्ट आंसर है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, और x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, सबस्टिट्यूट करेंगे x को 2, इसको यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। तो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज 2 and 5, यानी ऐसा कौन सा जीरो, sorry, the number of polynomials is having zeros as 2 and 5। तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका जो जीरोस होगा वो 2 and 5 हो सकते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज 2 and 5 इज। तो आई थिंक इसका जो आंसर है मोर देन 3, इसको मैं चेक कर लूंगा एक बार। हाँ, मोर देन 3। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू हो सकती है जो कि है
2 and 5, यानी ऐसा हमें कोई पॉलिनोमियल निकालना है तो उसकी कितने द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके जो जीरोस की वैल्यू होगी दैट इज 2 and 5। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं इसका जो कि डिटेल्ड है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे इसका आंसर, सॉरी एक सेकंड, तो लेट्स सपोज अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, इसका एक जीरो ऑफ ये होगा दैट इज एक्स प्लस 2, और यहाँ पे एक और जीरो होगा दैट इज एक्स माइनस 5। कोई भी हम लेट्स सपोज करते हैं, ठीक है, सच एज -2 and 5 आर द पॉलिनोमियल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पे हम कोई ए लेंगे जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब आप जीरोस निकालते हो फिर आप वहां पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म जब यूज करते हो तो फिर आप कोई नंबर कॉमन वहां से निकालते हो। लेट्स सपोज आप 3 कॉमन निकालते हो वहां से, तो ये वैसा ही है, ठीक है। ये मैंने ए लिया है, दैट इज हियर ए इज कांस्टेंट दैट कैन बी एनी रियल नंबर, दिस मीन्स दैट देयर आर इनफिनिटली मेनी पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ए, सो द करेक्ट आंसर इज मोर देन 3। यानी यहाँ पे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, मोर देन 3, यानी इनफिनिटली हो सकते हैं। तो जब इनफिनिटली हो सकते हैं तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं, दैट इज मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है दैट विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड एज, ये तो इजी सा क्वेश्चन है आपको आना चाहिए, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा दैट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जिसका पावर, जिस क्वाड्रेटिक, जिस पॉलिनोमियल का पावर या डिग्री का मतलब होता है इसके ऊपर कितना पावर है, ठीक है, डिग्री का मतलब होता है पावर। तो जिस भी पॉलिनोमियल का पावर 3 होगा उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे आप देखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने कल मैथ्स का गन शॉट अपलोड किया था उससे मैंने ये वाला डिस्कस किया था, ठीक है, उसके इंट्रो में ही वो क्वेश्चन जुड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, zeros of polynomial can be determined graphically, number of zeros of polynomial is equal to the number of points where the graph of polynomial। तो जब मैंने कल ऐसे यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई कार्टेशियन सिस्टम होगा, यहाँ पे कोई ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन के कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। मैंने कल ही बताया था जिस पॉइंट पे, यानी जितने पॉइंट्स पे ये इस एक्स एक्सिस को टच करेगा, जितने पॉइंट्स पे इस एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने इस इक्वेशन के या उतने इस पॉलिनोमियल के जो है जीरोस होंगे, ठीक है। यहाँ पे कल मैंने ऐसी एग्जांपल बताई थी उस वाली वीडियो में, उसका जो आंसर 3 है, यानी एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी जगह इसको टच करेगा, तो उसका जो आंसर था 3। तो यहां पे अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, इसका आंसर 5 होगा। यहां पे कितनी जगह टच करता है, 1 2 3 एंड 4, यहां पे इसका आंसर जो है 4 है। जो 3 है ये कल के क्वेश्चन का आंसर जो मैंने कल दिखाया था गन शॉट वाली वीडियो में। तो इसका जो आंसर दैट इज इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, सॉरी ये वाला इसका आंसर नहीं है, 1 मिनट, ये वाला इसका जो आंसर नहीं है, ये गलती से यहां पे आ गया है, ये वाला इसका आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी फॉर दिस, ये वाला इसका आंसर नहीं है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंटरसेक्टिंग कहां पे, एक्स एक्सिस पे, यानी खाली कहां पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, वो खाली एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, यानी सर ये वाला ग्राफ यहां पे भी इसको टच करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे इसका वैल्यू कितना है, यानी जब हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं उस इक्वेशन का वैल्यू कितना है वो कौन हमें बताता है, दैट इज दी वाई एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। लेकिन एक्स एक्सिस पे जहां पे भी टच करेगा, जितने भी पॉइंट्स पे टच करेगा, उसका मतलब यही है कि इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं। तो इसके बाद अगर हम पहले इसका आंसर चेक करेंगे, दैट विल बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 व्हिच पॉइंट्स वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस क्या बताता है हमें, द ग्राफ कैन ऑल्सो इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, जैसा कि मैंने बताया
सर ये तो y एक्सिस को भी टच करता है, ये तो y एक्सिस को भी टच करता है, इसका मतलब क्या है? द ग्राफ कैन आल्सो इंटरसेक्ट y एक्सिस बट दिस डज नॉट डायरेक्टली गिव द zeros ऑफ पॉलिनोमियल, इट जस्ट गिव्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू 0। यानी जब x 0 होगा तब ये हमें देता है कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया डिविडेंड, ठीक है, ये वाला जब मैंने 26 वाली एग्जांपल ली थी, अगर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, 11 इंटू 2 इज 22, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। तो डिविडेंड किसके बराबर होता है, यानी ये वाला किसके बराबर होता है, दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, या डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट माइनस रिमाइंडर। तो अभी हमने देखा कि रिमाइंडर लास्ट में ऐड होता है, दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट इंटू आर, देयरफॉर बी इंटू क्यू प्लस आर, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था सॉल्व, यानी बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो बी है वो डिवाइजर है, यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, वो कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो आर है वो रिमाइंडर है, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो a है वो डिविडेंड है, यहाँ पे b है वो डिवाइजर है, यहाँ पे जो q है वो कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो r है वो रिमाइंडर है। इसको याद रख लेना अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में से। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, पहला इसका आंसर चेक करेंगे, द करेक्ट ऑफ एक्सपेंशन फॉर द डिविडेंड इज इन डिवीजन इज गिवन बाय डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। दिस इज बेस्ड ऑन, जो हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमने पहले डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be subtracted from, एक सेकंड, what should be subtracted from x cube minus 2x square plus 4x plus 1 to get 1। यानी हम इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमें क्या आंसर मिल जाए, 1 मिल जाए। यानी जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऊपर दी हुई है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बोल रहा है कि हम इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमें सिर्फ 1 मिल जाए। तो अगर हमें सिर्फ 1 चाहिए, तो हमें ये सारा का सारा इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। देयरफॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहां से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है कि हमें इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि हमें जो आंसर है वो हमें 1 मिल जाए। तो इसमें अगर हमें 1 को मिटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, हमें खाली 1 चाहिए, तो ये वाला जो है इसमें से कट करना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, ये मतलब प्रोसीजर है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक दिखा दी कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज। तो अरे यार, किसी ने कमेंट की है इस टाइप, मतलब बहुत सारी कमेंट्स आती है, मतलब फिर हम देख भी नहीं पाते हैं कमेंट क्या है। मतलब आप लोग भी ऐसे कमेंट्स कर देते हो कि इंसान का जो है, मतलब क्या कहे, मतलब फिर मन ही नहीं करता है रिप्लाई करने को। मतलब ऐसी भी कमेंट्स आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में यही से बताता हूँ 80% कमेंट्स अच्छी होती है। लेकिन आप देखिए, सर बिना पढ़े पास कैसे करें, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है। चलो इसका भी दिल खुश कर देते हैं कि बिना पढ़े पास कैसे हम कर सकते हैं। तो बेटा आप एक काम कर लो, अब जब भी एग्जाम होगा आपका, जस्ट लाइक जो एग्जाम है दैट इज दी, जो आपका सोशल साइंस पेपर है वो आपका आता है 17 को। तो 16 तक जितने भी दिन आते, आज कौन सा डेट है, आज डेट है 29 जनवरी, यानी अभी भी आपके पास 17 to 18 डेज बचे हुए हैं। तो आप अच्छे से खेलो, जब आपको लास्ट दिन बचे ना, तो एक काम कर लो, उस टाइम मतलब पूरे दिन खेलो, और रात में जब भी शाम के 9 बज जाए, यानी 16 जनवरी होगा, नहीं 16 फरवरी जब होगा, उस दिन आपको क्या करना है, मतलब जितने भी पैसे आपके अकाउंट में है ना, उन सब से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लो आप। ठीक है, ये काइंड सजेशन है आपको बिना पढ़े पास कैसे करना है।
तो जितने भी एग्जाम्स के दिन बचे हुए हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो, खेलो कूदो अच्छे से। जब एक दिन बचे एग्जाम में, तो एग्जाम की पहली रात, जो एक रात होगी उससे पहले, तो उस रात आप क्या काम कर लो, ऑर्डर कर लो, मतलब किसी भी जो है फूड ऐप से, तो उसे ऑर्डर कर लो। जितने भी पैसे वो सब खर्च कर लो। अब जितनी भी मतलब पूरा जो आपका पेट है ना वो भर जाना चाहिए। अब सुबह एग्जाम में जाओ, कुछ भी लिख लो, अनाप कुछ भी लिखते जाओ, ABCD लिखो, यानी जितने भी वर्ड्स आपको आते हैं ना बचपन से, वो सभी के सभी लिखो, ठीक है। फिर वहां पे क्या करना है, फिर आपको उस पर उल्टी कर देनी है, यानी जब आपने 5-6 पेज लिखे होंगे फिर आपको उल्टी कर देनी है उस पर। तो उसके बाद क्या एग्जामिनर को लगेगा, अरे यार इसने तो पूरी मेहनत से पेपर लिखा था, इसका पूरा पूरा टाइम जाया हुआ है, इसने तो कम से कम इसे पास कर लिया होगा, उतने मार्क्स इसने कर लिए होंगे। तो आपको फिर वहां पे एग्जामिनर पास कर देगा बिना जो है पढ़े। दिस इज द ओनली वे यू कैन पास योर एग्जामिनेशन विदाउट स्टडिंग और विदाउट डूइंग हार्ड वर्क। इसके बाद द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज, तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उस टाइम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रिक मान लो, यहां पे एक स्टेटमेंट याद रख लो, अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा, अगर उसका पावर एक्स, शायद आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका पावर यहाँ पे 2 है। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा होगा जिसका पावर n होगा, ठीक है, इसके n जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, लेकिन एट मोस्ट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसके कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इसके पॉलिनोमियल हो सकते हैं n। यानी अगर इसका पावर 2 है, इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, 2 होंगे। अगर किसी का पावर 3 है, अगर किसी इक्वेशन का, किसी पॉलिनोमियल का पावर 3 है, इसके जीरोस भी 3 होंगे एट मोस्ट। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का पावर जो है, डिग्री जो है वो 100 है, यानी इसके 100 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहां पे दिया गया है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसका पावर 3 होगा, यानी अगर आप 3 पावर होगा, इसके कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, वो होंगे एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा वो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। एट लिस्ट को हम बोलते हैं जब हम कहते हैं कि कम से कम, यानी इसके अलावा भी हो सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब है, यानी अगर 3 है तो 3 ही हो सकता है, 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, लेकिन 4 में 4 पॉसिबल नहीं है। ये मतलब होता है एट मोस्ट का। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम बोलेंगे एट लीस्ट 3, एट लीस्ट 3, इसका मतलब है 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 2, 1 और 0 ये नहीं हो सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी एट मोस्ट 3, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर चेक करते हैं, दैट विल बी द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज डिटरमाइंड बाय इट्स डिग्री व्हिच इज 3 इन केस A, which is in this case a cubic polynomial can have 3 real zeros, ठीक है, मतलब ये डिटेल आंसर। लेकिन therefore a cubic polynomial at most 3 zeros, but it can have fewer or if some are complex or repeated। ये मतलब इसकी डिटेल बोल रहा है कि इसमें क्या हो सकते हैं फिर, यानी 3 भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे, इसी का मतलब है एट मोस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर इज 3। यहाँ पे ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी एट मोस्ट 3, यहां पे भी ऑप्शन नंबर डी एट मोस्ट 3। यहां पे आप चेक कर लिए, सॉरी मैंने तो यहां पे आंसर ही दिखा दिया, क्या मसला है यार। A polynomial p of x of degree n has at most कितने जीरोस होंगे, अभी मैंने बताया। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा, कुछ भी उसकी डिग्री होगी, लेट्स सपोज उसकी डिग्री कितनी है, n है, तो उसके कितने पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है, एट मोस्ट, जिसका जितना उसका पावर होगा। तो यहाँ पे कितना इसका पावर है, n पावर है, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं, यहाँ पे एट मोस्ट n हो सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे जो n आंसर इसका होगा, ठीक है। 1 हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट, अभी मैंने बोला कि एट मोस्ट, तो n से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे n इसका करेक्ट आंसर है। यानी जितनी इसकी डिग्री होगी उतनी ही एट मोस्ट जो है इसका, ये पे बोल रहा है कि एट मोस्ट कितने हैं, तो जो जितनी डिग्री है वही इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेल्ड आंसर है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टेल्स अस द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस और रूट्स it can have polynomials, it can have a polynomial of degree n, can have at most n zeros, though some of these zeros might be repeated। ये आप पढ़ लीजिएगा। तो मैंने अभी बताया कि जितना इसका पावर होगा उतनी इसकी डिग्री हो सकती है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट, यानी एक्स एक्सिस को वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगा अगर ये किसी पॉलिनोमियल, ये किसी ग्राफ की जो है इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, देन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट, तो वो कहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो किसकी वैल्यू होनी चाहिए यहां पे, एक सेकंड, सॉरी ये जो है स्लाइड मर्ज हो गई है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो कहां पे इसका ये करेगा, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे इक्वेशन दी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे जो है पुट करेंगे ताकि ये 0 बन जाए, ठीक है। तो अगर हम पहला ये पुट करेंगे, x की जगह हम 5/2 लेंगे, तो y की जगह हमें लेना है दैट y का ऑलरेडी है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये वाला x होता है और ये वाला y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेना है x की जगह क्या लेना है, 5/2 माइनस 5, 2 और 2 कैंसिल होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 0, दिस विल बी कंडीशन, तो इसका जो आंसर दैट विल बी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर आप ये भी ये जो ऑप्शन है ये भी आप चेक कर सकते, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही पे इसका वैल्यू 0 बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज 5/2। इसके बाद a polynomial of degree n has, तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो इसके कितने पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है, ओनली 1 0, एट लीस्ट n zeros, मोर देन n zeros, एट मोस्ट n zeros, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है अगर आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी एट मोस्ट n zeros, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो इसके कितने पॉलिनोमियल्स होंगे, एट मोस्ट, मोर देन नहीं हो सकते, और एट लिस्ट का मतलब वही होता है जस्ट लाइक मोर देन ही होता है, क्योंकि मोर देन में क्या होता है n से ज्यादा, ठीक है। एट लिस्ट का मतलब होता है n इंक्लूडेड विथ n के अलावा जो भी होंगे, n+1 n+2 यानी जो n के बाद होंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो एट मोस्ट यानी n हो सकते हैं, n से कम और n भी हो सकता है, n नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहां पे आप देख सकते हो एट मोस्ट n zeros। इसके बाद ये आपका थर्ड चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां पे आप देख सकते हो, एक सेकंड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में, यानी अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस टाइम क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस टाइम इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस टाइम क्या होगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी, कंसिस्टेंट दो केस में होती है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और जब तीनों के तीनों सेम होते हैं, इन दो कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है, और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इस टाइम इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है और यहां पे जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम चलेंगे तो पहला क्वेश्चन यहां पे आपका है, दैट इज if a pair of linear equations is consistent then the line will be, अभी हमने डिस्कस किया, फिर से मैं जो है लास्ट स्लाइड आपको दिखाता हूं। यहां पे अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी, यहां पे दिखाया इसने, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो क्या है यहाँ, अच्छा यहाँ पे दूसरा केस है, यानी को इंसिडेंट पैरेलल इंटरसेक्टिंग, एंड जो यहाँ पे है दैट इज ऑलवेज इंटरसेक्टिंग या फिर इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उस टाइम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है,
ठीक है, वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जब ये वाली कंडीशन होती है, इस टाइम जो इक्वेशंस होती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है, वो इंटरसेक्टिंग होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायरेक्टली आंसर चेक करेंगे, if a pair of lines is considered, it means that it has at least one solution, यानी यूनिक सोल्यूशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दूं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस टाइम क्या कंडीशन होती है, इस टाइम जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है, और इसी टाइम जो लाइन्स है वो कंसिस्टेंट भी होती है, और इसका मतलब है यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होता है। तो टू लाइन्स कैन ईदर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। तो अभी मैंने बताया जब ये वाली कंडीशन होगी, ये तो क्या होगी, ये इंटरसेक्टिंग होगी, और को इंसिडेंट। यहां पे मैं आपको एक और कंडीशन यहां पे उसी पे मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। ये वाली स्लाइड, तो यहां पे आप लिख सकते हो साथ में, एक सेकंड, यहां पे आप साथ में लिख सकते हो। यहां पे एक और कंडीशन होगी, जब यूनिक सोल्यूशन होगा, इस टाइम जो लाइन्स होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होगी, यानी जब कंसिस्टेंट होती है यहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है, और जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है यहाँ पे लाइन्स जो होती है वो को इंसिडेंट होती है, को इंसिडेंट होती है, और यहाँ पे जो लाइन्स होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। यहां पे आप कर सकते हो, दैट मीन्स अगर दो लाइन्स आपस में कंसिस्टेंट है, ठीक है, उसका मतलब है एक तो वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, और उसका मतलब है उसका एक तो यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, और वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, और कोइंसिडेंट भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन, सॉरी, अगर दो इक्वेशंस आपस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वो दोनों आपस में कंसिस्टेंट तो होंगी, वो दोनों आपस में कंसिस्टेंट तो होगी, और साथ साथ में क्या होगी, इस वाली कंडीशन में वो यूनिक सॉल्यूशन दिखाएगी, और इस वाली कंडीशन में वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाएगी, और यहाँ पे जो लाइन्स है वो कोइंसिडेंट होंगे, और यहाँ पे जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होंगे, और इस वाले केस में जो है वो पैरेलल होंगी। इस चार्ट को आप रफ पे बना लीजिए। अभी वीडियो को पॉज के मैं ही रुकता हूं, तो जिस टाइम में रुक रहा हूं आप इसको अपने रफ पे जो है नोट कर लीजिएगा साथ साथ। सॉरी, मैंने अभी चेक किया कि शायद ये पूरा नहीं दिख रहा था इस पे, ठीक है, अब आप लिख सकते हो। तो यहां पे मैं फिर से आपको ये रिवाइज करता हूं। तो अगर आपस में हमारे पास दो इक्वेशंस होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होती है, अगर वो आपस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, यानी अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तो इस टाइम जो इक्वेशंस होंगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस, इस टाइम वो कंसिस्टेंट भी होंगी, और इस टाइम वो दिखाएंगे कंसिस्टेंट, एंड इस टाइम वो यूनिक सॉल्यूशन भी दिखाएंगे, और साथ ही वो आपस में इंटरसेक्टिंग भी होंगी, ठीक है, वो साथ में इंटरसेक्टिंग भी होंगे। और अगर हम बात करेंगे, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों सेम है, इस टाइम भी जो है आपस में इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी, एंड यहां पे जो वो सॉल्यूशन दिखाएंगे वो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और यहां पे जो लाइन्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, वो कोइंसिडेंट होंगी, वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। और अगर ये वाली कंडीशन होगी, अगर a1/a2 is equal to b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यहां पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, एक तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी, और साथ में वो क्या दिखाएंगी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, एंड यहां पे जो लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी, लाइन्स भी पैरेलल। इसको आप जो है साइड में भी लिख सकते हो, यहां पे जो है एक तो यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, और साथ में क्या है, इंटरसेक्टिंग है, साथ में इंटरसेक्टिंग भी है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के टाइम क्या होता है, कंसिस्टेंट भी होती है, और यहां पे जो लाइन्स है वो कोइंसिडेंट होती है।
कोइंसिडेंट भी होती है। और साथ में क्या होता है, अगर इनकंसिस्टेंट होती है तो इस टाइम सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये वाली कंडीशन होगी इस टाइम जो लाइंस होंगी वो आपस में क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। इसको आप अभी बना लीजिए अपने रफ पे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको बना सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको चैप्टर सॉल्व करना होगा, इसमें आपको जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी आपको यहां से अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि वो सभी के सभी आपकी एक्सरसाइज है वो इसी पे डिपेंड है, इसी चार्ट पे। तो यहाँ पे इफ पेयर ऑफ लाइन्स इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी, तो उस टाइम क्या होता है, आपको पता है कि उस टाइम अगर कंसिस्टेंट होगी उस टाइम जो है इंटरसेक्टिंग होती है और कोइंसिडेंट भी होती है। तो इसका अगर हम आंसर चेक करेंगे दैट विल बी आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो हमने अभी डिस्कस किया। टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आपने अगर आपको टीचर्स अपने टीचर्स ने बताया होगा पढ़ाने के टाइम, उन्होंने बताया भी होगा, गलती से आई थिंक आपको याद नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टू इक्वेशंस वही सेम है, पेयर ऑफ इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है, टू वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इस टाइम इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसके बाद ये आप कर सकते हो अच्छे से, अगर आपको अभी का चार्ट याद होगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y minus 5 is equal to 0 and minus 4x minus 8y plus 20 is equal to 0 have, इसका जो आंसर क्या है। अब आपको इसको कैसे करना है, a1 by a2 is equal to, यहां पे आपको निकालना है a1 by a2 और निकालना है b1 by b2 और निकालना है आपको c1 by c2। फिर आपको आपस में इनको कंपेयर करना है, फिर आपको देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, एक बार मैं पानी पी के आता हूं इस टाइम। आप कर भी सकते हो इसको अगर आपने किया होगा। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे, दैट विल बी, पहली जो इक्वेशन है हमारे पास, पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन को, दैट इज x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है दैट इज माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे a1 by a2 दैट विल बी 1 by माइनस 4। अगर b1 by b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई माइनस 8, कैंसिलेशन करेंगे ये भी माइनस 1 बाई 4 आ गया, ठीक है। दिस इज a1 बाई a2 एंड दिस इज b1 बाई b2। अगर हम c1 बाई c2 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 5 बाई 20, कैंसिलेशन करेंगे 1 बाई 4 आ जाएगा, साथ में माइनस है, तो माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4। हियर जो कंडीशन फॉलो होती है दैट इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इस टाइम कौन सी कंडीशन होती है, इस टाइम हमारे पास होते हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको पता है दैट इज a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के टाइम क्या होता है, तीनों सेम होते हैं, और हमें पता है इस टाइम जो होता है दैट इज सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा नो सोल्यूशन, सॉरी अरे यार मुझे लगा था इसमें वो वाली कंडीशन है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सॉरी फॉर मिस्टेक, मुझे लगा था ये कंडीशन अभी नहीं आती, तीनों कंडीशन सेम है, तो कौन सी कंडीशन आएगी, कौन सा ऑप्शन आएगा, दैट विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है इसका आंसर। इसके बाद अगर हम चेक करेंगे जो ये वाला क्वेश्चन है, दैट विल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ 3a प्लस b इज इक्वल टू 12, यानी इनमें से ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो कि इस कंडीशन को, जो कि इस पॉलिनोमियल को, या जो कि इस सोल्यूशन को, या जो कि इस इक्वेशन को, कुछ भी हम बोल सकते हैं, इक्वेशन, पॉलिनोमियल या सोल्यूशन हम बोल सकते हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारे पास है 3a प्लस b इज इक्वल टू 12।
यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमें 12 आना चाहिए। अगर हम पहली 3,3 वैल्यू करेंगे, यानी आप यहाँ पे लिखना है जो पहला है वो ए है, जो दूसरा है वो बी है। अगर ए को हम लेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास है 3 एंड बी हमारे पास है 3। तो 3 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। तो ये सेम है, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोल्यूशन, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसमें। अगर सेकंड चेक करेंगे, 3 दूसरे केस में ए कितना है 5 है, 3 इंटू 5 सेंटर में प्लस है और बी की वैल्यू यहाँ पे -3 है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 5 इज 15 प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 15 माइनस 3 इज 12। ठीक है, तो ये वाली भी, तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों इसके सोल्यूशन है। ये वाला चेक करते हैं, 3 इंटू यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, वो 4 है, दैट इज 4 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 0 दैट इज 12। यानी ये भी इसका सोल्यूशन है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमें निकाला है नॉट ए सोल्यूशन। लास्ट वाला चेक करेंगे, यहाँ पे ए कितना है, वो 2 है और जो बी है वो 4 है। 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो हमें कितना चाहिए, हमें 12 चाहिए। इन तीनों कंडीशन में, पहले तीनों ऑप्शन में हमें 12 मिल रहा है, तो ये वाला जो है इसका सोल्यूशन है। लेकिन हमें क्या निकाला है, नॉट ए सोल्यूशन, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर 10 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी 2,4। तो यहाँ पे आप देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको फिर से चेक करना है, एक सेकंड, यहाँ पे आपको फिर से चेक करना है। अरे यार, क्या तुम खुद ही स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन दिखाने चले हो, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे जब आप खुद सॉल्यूशन दिखा रहे हो। Which of the following pair of linear equations is inconsistent? तो इनमें ऐसी कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो क्या है, वो इनकंसिस्टेंट है। तो यहां पे आपको चेक करना है इनकंसिस्टेंट। तो पहले केस में अगर हम करेंगे A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2, तो यहाँ पे ये वाला, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2, B2 एंड दिस इज C2। ठीक है, यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू 7 है। ठीक है, ये सभी कंडीशन, तो हम इसको माइनस में ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है जो इक्वेशन हम लेते हैं वैसे हम इसको मतलब क्योंकि सभी पॉजिटिव, हम इसको अपोजिट साइड पॉजिटिव भी ले सकते हैं, या फिर हमें सभी को सी वाले केस में, या फिर हमें सभी को सी वाली केस में क्या लेना होगा, या तो सभी में माइनस लेना होगा या तो सभी में प्लस लेना होगा। तो ये वाला जो है हमें कुछ नहीं करेगा। तो अगर हम पहले कंडीशन चेक करेंगे, हमें क्या निकालना है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट का मतलब हमने चेक किया था, इनकंसिस्टेंट तभी होता है जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होगी, यानी A1 by A2 इज इक्वल टू B। अरे यार, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। ये वाली कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन ये वाली होती है। तो ऐसी कंडीशंस आपको चेक कर लेने की कौन सी है। ठीक है, तो यहां पे हम लेंगे सभी के सभी माइनस। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें एक्स्ट्रा वैल्यू दिया हुआ है। पहले अगर हम देखेंगे कंडीशंस, अगर हम यहां पे देखेंगे, एक सेकंड, हाँ हम लेंगे इसको, क्योंकि हम यहाँ पे जो सारी सी है, सभी केस में जो सी है वो इक्वलिटी के इस साइड है, तो हमें इसको चेक करना होगा। ठीक है, तो पहली जो इक्वेशन आएगी, अगर हम उसको रिराइट करेंगे, ठीक है, रिराइट करने के बाद ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7। ये मैं बोल रहा था, क्योंकि इक्वलिटी इस साइड है, जब हम इसको यहां लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। सभी केस में इक्वलिटी के इस साइड है, तो हम इसको उस साइड लेंगे सभी केस में। -7 इक्वल टू 0। जो इसकी दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1 by A2 दैट विल बी 2 by 4। यहाँ पे B1 by B2 दैट विल बी 3 by 6। यहाँ पे -7 by -5। 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो 1 by 2 आ जाएगा। 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो 1 by 2 आएगा। तो यहाँ पे तो कैंसिलेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे सिर्फ 7 by 5 आएगा। ये तो बराबर है आपस में, लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो आई थिंक यही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप इनको भी चेक कर लीजिएगा। चलो हम इसका
करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, 2x plus 3y is equal to 7, 4x plus 6y is equal to 5 is inconsistent। यहाँ पे सभी इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, आप चेक कर सकते हो, और सभी को हमने साथ में लिया हुआ है कि जो पहला पार्ट है वो क्या है, या दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है। ठीक है, लास्ट में जो इक्वेशन है दैट इज 5x minus 3y equals to 11, और साथ में दूसरी इक्वेशन है 7x plus 2y is equal to 13। These equations represent non-parallel, so they are कंसिस्टेंट। जो लास्ट डी वाला ऑप्शन है वो कंसिस्टेंट है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे अगर हम देखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यानी हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहां पे आपको सॉल्यूशन चेक करना है, तो कौन सा, क्या आपको x को वैल्यू देना है। ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज है ना, ये आप x की जगह पुट कर लो या y की जगह पुट कर लो, आप देखो कि दोनों इक्वेशन में कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर हम x को 3 लेंगे, y को 1 लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरी कंडीशन में भी हमें ये लेना है, तो यहां पे क्या है, x को क्या लेना है, 3 लेना है, y को क्या लेना है, y यहां पे 1 है, ये वाले x के हैं, ये वाले y के हैं। एज पर दिस x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 4। तो पहली कंडीशन में हमें 2 आना चाहिए, दूसरी कंडीशन में हमें 4 आना चाहिए। तो आई थिंक जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहां पे है, इसका करेक्ट है। अगर दूसरा चेक करेंगे, अगर यहां पे हम x को 4 लेंगे, y को 3 लेंगे, इस वाली कंडीशन में x को 4 लेंगे, y को 3 लेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। x को 4 लेंगे, y को 3 लेंगे, आंसर जो है 7 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यानी आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू यहां पे देनी है, तो वहां पे ये सारी वैल्यूज x के हैं, ये सारी वैल्यूज y के, आप देख लो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। तो यहाँ पे जो इसकी डिटेल आंसर दैट इज ओ गॉट। चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, आंसर देना। वैसे तो अब हम, क्योंकि व्हाट्सएप अब नहीं चल रहा है, तो पीडीएफ शेयर करना नामुमकिन है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को आज का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो उनको टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूंगा उनको सेंड करने की, मतलब टेलीग्राम पे मैं उनको सेंड करूंगा, लेकिन उनको इसका मतलब बताना है, इसका मतलब क्या है और ये किस कंट्री का वर्ड है, ये इनको बताना है। ठीक है, उनको पीडीएफ जरूर मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम पे, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, 1-2 दिनों के लिए नहीं चलेगा वो। इसके बाद यहां पे आप चेक कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax plus 2y minus 4 is equal to 0 and x minus y minus 3 equal to 0 will represent intersecting lines। यानी आपको ए की वैल्यू क्या रखनी है ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या दिखनी चाहिए, वो इनकंसिस्टेंट दिखनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको ए की वैल्यू इनमें से क्या रखनी है। आप एक काम कर लो, आप 1 by 1 इनको सभी में सब्स्टिट्यूट करो। पहले इन इक्वेशंस में -2 पुट कर लो, फिर एक सेकंड, पहले आप -2 कर लो, फिर 2 कर लो। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो फिर आप देख लें कि इनमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लो इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, यानी हम ए को यहाँ पे क्या वैल्यू दे ताकि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमें क्या मिलनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग मिलनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग में क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो चेक करते हैं यहां पे। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज ax प्लस 2y। सभी हम यहां पे चारों के ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन यहां पे है x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ये वाली कंडीशन देखेंगे, पहले अगर हम a को क्या देंगे, a इज इक्वल टू -2। ठीक है, पहले हम a को -2 वैल्यू देते हैं, क्योंकि यहां पे दिखा रहा है a इज नॉट इक्वल टू -2। पहले हम -2 देते हैं, पहले हम चेक करते हैं क्या ये है या नहीं। तो अगर हम a को -2 देंगे तो ये आ जाएगा -2 by 1, क्योंकि यहाँ पे इसका सबस्क्रिप्ट 1 है और a को हमने दिया है -2। अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे -1 है,
दैट इज 2/-1। तो ये दोनों तो सेम आ गए, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, -2/1 -2/1 दोनों सेम है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पे ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब हम a को वैल्यू क्या पुट करते हैं, a को हम 2 वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम 2 वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी 2/1 और यहाँ पे आ जाएगा 2/-1। आई थिंक यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चेक करते हैं वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 2/1, यहाँ पे यहाँ पे हमें आ रहा है -2/1, क्योंकि यहाँ पे -y है, तो यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/1, यहाँ पे ये, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो यही होंगे इंटरसेक्टिंग। चेक कर लेते हैं इसका आंसर। हाँ, a is not equal to -2, not a problem. The given the answer is a is not -2. This ensures lines will intersect. इसका मतलब है कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें जब हमने -2 दिया था, तो यहाँ पे हमें आंसर मिला था कि वो आपस में बराबर थे, लेकिन जब हमने 2 दिया था यानी -2 नहीं था, ठीक है, उसी का मतलब है a is not equal to -2, क्योंकि जब आप इसके रूट्स फाइंड करोगे ना, फिर आपको a का जो वैल्यू है वो आपको -2 यानी -2 के बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। -2 तो हमने चेक किया था, वो तो नहीं है, तो इसका मतलब है -2 नहीं है, दैट इज a is not equal to -2। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 23। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन देन द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, यानी अगर इक्वेशंस में नो सॉल्यूशन होगा तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अब हमने पहले ही डिस्कस किया था तीनों केसेस, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि इसी टाइम पे जो है इक्वेशन नो सॉल्यूशन दिखाता है। और क्या कंडीशन होती है इस टाइम, इसी टाइम इक्वेशन आपस में कंसिस्टेंट होती है, इसी टाइम आपस में इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब जाके वो चेक कर लेना जो कि मैंने आपको बताया था ना रफ पे बनाने को, उसको देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो when a pair of equations has no solutions then the हाँ, एक सेकंड। अरे यार, इसमें जो लाइट की प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे नो नहीं दिख रहा है, हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहे होंगे यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऊपर सीधे मतलब जो यहाँ पे लाइट आ रही है वो सीधे यहाँ पे दिख रहे, तो नो नहीं दिख रहा था मुझे, तो मुझे दिख रहा था इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता है, जब हमें ये कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी टाइम जो इक्वेशन है वो आपस में नो सॉल्यूशन दिखाती है, और इसी टाइम पे इक्वेशन का जो इक्वेशन जो होती है वो पैरेलल होती है, और यहाँ पे इक्वेशन आपस में इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि यही एक ऐसा केस है जहां पे इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। बाकी जब इक्वेशन का वैल्यू होता है, यानी यहाँ पे एक तो a1/a2 आप जाके वो चेक कर लेना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस टाइम इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, और इस टाइम भी आपस में कंसिस्टेंट होती है, और इस टाइम भी कंसिस्टेंट होती है इक्वेशन, इस टाइम भी कंसिस्टेंट होती है। तो यही एक सिंगल ऐसा केस है जहां पे इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती है। तो मुझे सॉरी फॉर द मिस्टेक, तो यहां पे मुझे ये नहीं दिख रहा था। तो इसके बाद हाँ, अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है। जो भी इक्वेशंस आपके पास होती है, जस्ट लाइक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे हम d निकालते हैं, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac वैल्यू निकालने के बाद, यानी जब आप कोई इक्वेशन ऊपर से निकालोगे, जब उसमें आप कैलकुलेट करोगे b² माइनस 4ac, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद जस्ट लाइक आपके पास एक इक्वेशन है 2x² प्लस 4x प्लस
4x प्लस लेट्स सपोज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो ये यहाँ पे a b एंड c है। जब आप इसका वैल्यू निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है, यानी 1 2 3 कोई भी, इस टाइम जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी इस टाइम रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर वो 0 के बराबर आया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने के बाद आपको 0 वैल्यू मिल गया, इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड वो इक्वल होंगे। यहाँ पे भी रियल रूट्स होते हैं लेकिन अनइक्वल होंगे। 0 पे रूट्स आर रियल और इक्वल होंगे, यहाँ पे अनइक्वल होते हैं। जहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा d इज ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 होंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा नो रियल रूट्स। तीन ही वैल्यू होंगे, या तो 0 होगा, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर 0 से छोटा होगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर इक्वल टू 0 होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड अगर लेस देन 0 होगा, नो रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। इन्हीं बेस पे हम सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ पे चेक कर लो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसका पावर 2 होता है। क्यूबिक ऐसी होती है जिसका पावर 3 होता है। तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे इसका पावर 0 है। यहाँ पे हम कोई एक्स लेंगे, इसका पावर 0 होगा। यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यही इसका आंसर होगा। ये यहां से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा यही आएगा, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो भी 2 है, इसका भी हाईएस्ट पावर 2 है, एंड ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक बिकॉज इट हैज क्यूबिक टर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें x क्यूब आ रहा है। इसके बाद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज, इसमें से कौन सा सोल्यूशन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इक्वेशन यहां पे है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a है वो 2 है, यहाँ पे जो b है वो -3 है, यहाँ पे जो c है वो 5 है। तो d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो b स्क्वायर, देयरफॉर d इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी d स्क्वायर, सॉरी d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर यानी -3, इसका स्क्वायर लेना है, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 5 है, d इज इक्वल टू -3 इंटू -3 दैट इज 9, -4 इंटू 2 इज 8 इंटू 5 इज दैट इज 40, ठीक है। तो इसका जो d का वैल्यू आया, d इज इक्वल टू -31, तो d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, अभी अगर आपको याद है तो उसका मतलब है नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब है जब रियल रूट्स नहीं होंगे तो कौन से रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। तो चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज, इसका जो डी आ रहा है यहाँ पे दैट इज -31, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज इमेजिनरी रूट्स। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को आप चेक कर लो, ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। यहां पे इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5x प्लस 1। तो यहां पे जो a है वो 2 है, यहां पे जो b है वो माइनस रूट 5 है, और यहां पे जो c है वो कितना है यहाँ पे दैट इज 1। तो यहां पे आपको क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d निकालेंगे b स्क्वायर यानी रूट 5 स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ac का वैल्यू हम साथ में देंगे, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है वो 2 है, और c का वैल्यू है दैट इज 1। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -5 रहेगा, तो यहाँ पे -5 -4, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे, -4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 1 इज 8, देयरफॉर d इज इक्वल टू
d इज इक्वल टू -13 यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब है d इज लेस देन 0, तो यहाँ पे नो रियल रूट्स होंगे यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यहाँ पे जो मुझे आंसर मिल रहा है वो सी ऑप्शन मिल रहा है। तो चलो चेक कर लेते हैं इसका आंसर, दैट इज सी। तो नो रियल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे -3 इसको क्यों दिखा रहा है, मुझे तो -13 मिल रहा था। हाँ यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे मैंने इसका नहीं लिया था स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पे जब हमने किया था इसको, एक सेकंड वो गायब हुआ है, चलो नए से एक बार फिर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी 2, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए एग्जाम्स में, पूरी कोशिश करता हूं मैं अपनी साइड से। b इज इक्वल टू -√5 एंड c इज इक्वल टू 1। तो d किसके बराबर होता है, b स्क्वायर -4ac। आंसर वैसे भी ठीक है, नो रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। d इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी इसका मतलब है -√5 का हमें स्क्वायर लेना है, फिर करना है 4 इंटू a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 1 है। तो हमें पता है स्क्वायर का मतलब होता है -√5 इंटू -√5, क्योंकि 2 बार लेना है। खुद ही यहाँ पे लिखता है बोर्ड, मैंने तो थोड़ी लिखा है यहाँ पे, ये तो इसने खुद लिखा है यहाँ पे, मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करना, ठीक है। √5 इंटू -√5, -4 इंटू इज 8 इंटू 1 इज 8, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो √5 यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5 - 8, देयरफॉर 5 - 8 इज इक्वल टू -3। तो d इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है नो रियल रूट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, द क्यूबिक इक्वेशन हैज डिग्री, यानी जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी होती है, क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, क्यूबिक इक्वेशन हैज यहां पे कितनी डिग्री होती है। तो आपको पता है जो भी क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, उसका जो पावर होता है दैट इज 3। डिग्री का मतलब पावर, तो क्यूबिक का पावर कितना होगा, वो 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, ए बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। तो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेट सपोज ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाई क्वाड्रेटिक तो 2 बार है, तो ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो इसका 2 और इसका 2 आपस में 4 बन जाएगा। चलो आई थिंक इसका आंसर 4 होगा। हाँ ये सोच रहे हो ये तो सर बोल रहा है यहाँ पे आई थिंक इसका आंसर 4 होगा, आपको नहीं पता है। अरे यार मुझे पता है, जस्ट मजाक कर रहा हूं आपसे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये तो हमसे मजाक कर रहा है, कल तो हमारे एग्जाम के साथ मजाक नहीं करेगा। अरे ऐसी बात नहीं है, इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। बाकी इसका आंसर सेम है, क्योंकि काफी साल के हुए पढ़ाते हुए, तो आप तो 10th के हो, तो हम एक्चुअली नीट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, या जो 11th 12th है उनको पढ़ाते हैं। तो छोड़ो इन सब बातें, खुद की तारीफ किसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो वैसे मैं खुद की तारीफ खुद ही करता हूं, क्योंकि कोई करने के मतलब कोई करता ही नहीं है। आपके कमेंट्स देखते हैं तो वहां तो आप खुद को पता है कि आपका कमेंट्स वहां पे करते हो, तो तारीफ तो वहां पे होती ही नहीं है कभी। तो चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसका जो है, द वैल्यू ऑफ d when roots of ax² plus bx plus c are real and unequal, यानी जब रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे तो उस टाइम d क्या होगा, एक तो रियल होनी चाहिए और अनइक्वल होनी चाहिए। 3 कंडीशन होती है, या तो 0 के बराबर होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो लेस देन 0 होगा। जब 0 के बराबर होता है तो 2 रियल रूट्स होते हैं और बराबर होते हैं। जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स, एंड अगर ग्रेटर देन 0 होगा उसका मतलब है एक तो रियल रूट्स होंगे और आपस में अनइक्वल होंगे। देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। पहले मैंने आपको 4 दिखाया था, उसी 4 से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, कितने जीरोस होंगे, वही वाला क्वेश्चन पॉलिनोमियल में जो दिखाया था।
एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट जीरोस। कितने जीरोस होंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे। सर जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उतने ही उसके एट मोस्ट पॉलिनोमियल होंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होगा इसकी डिग्री 2 होगी, तो अगर इसकी डिग्री 2 होगी, इसके एट मोस्ट पॉलिनोमियल जो होंगे या इसके एट मोस्ट जीरो जो होंगे वो होंगे कितने होंगे? अब तो मैं ही भूल गया, कोई बात नहीं, 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी डिग्री होती है? 2 होती है। इसके बाद नेक्स्ट, द क्यूबिक इक्वेशन हैज अ डिग्री। पहला ही क्वेश्चन दैट इज जो आपने किया था, आई थिंक मैंने आपको ये दिखाया था ये वाला क्वेश्चन। अरे पता नहीं आपके इस बोर्ड को क्या हुआ है, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं वही दिखा रहा है, या फिर मुझे ही भूल गया आई थिंक। चलो बाद में देखता हूं। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज। यानी यहां पे भी आपको क्या निकालना है? यहां पे भी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या होती है? दैट इज डी, एक सेकंड, दैट इज डी किसके बराबर होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे जो इक्वेशन है हमारे पास दैट इज द 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a क्या बन जाएगा? वो 3 होगा, एंड b जो होगा दैट इज माइनस 7, एंड जो हमारे पास c होगा दैट विल बी माइनस 2। यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो d जो हमें मिलेगा d विल बी इक्वल टू यहाँ पे b स्क्वायर, यानी इसका मतलब है माइनस 7 स्क्वायर, इसके बाद माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 है, एंड c की वैल्यू जो है दैट इज माइनस 2। यहाँ पे d की वैल्यू और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 7 इंटू 7 इज 49 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2, तो वो कितना होगा? वो होगा आपका दैट इज 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 2 इज 24, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक माइनस और इसका अपना माइनस, यानी ये जो फॉर्मूला का माइनस है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे इसका अपना माइनस है, तो ब्रैकेट बीच में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डी हमें मिल गया दैट इज 49 माइनस माइनस ऑफ 24, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? दैट इज प्लस, दैट इज 49 प्लस 24 दैट विल बी इक्वल टू 73। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट विल बी 73। और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम एक और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो मिल जाएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब होता है कि इसके दो रियल रूट्स होंगे और वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस वक्त जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 73। आंसर चेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, दैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 73। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिक, अब हमारे पास आ रहा है, तो चैप्टर नंबर 5 जो आपकी टेक्स्ट बुक का है उसी का है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला यूज पड़ेगी, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जितने भी एबी के सवाल होंगे, जितने भी एबी पे एमसीक्यूज होंगे, वो इसी फॉर्मूला पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो एन ए एन है, इसका मतलब है nth टर्म, यानी अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, वो हम आगे करेंगे, वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो ये होता है nth टर्म। इसके बाद ये ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी जो हमारी एपी सीरीज होती है उसमें जो ए होता है, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो ए फर्स्ट टर्म, एन होता है एन का वैल्यू, यानी जो भी हमें टर्म निकालनी होगी, और ये जो डी होता है इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम इसमें कोशिश करेंगे इसको पुट करने की, यहाँ पे हमारे पास ए दिया हुआ है दैट इज ए इज इक्वल टू 28, और यहाँ पे जो डी है दैट इज कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू -4, एंड यहाँ पर जो एन है एन इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है देन ए एन।
तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, an। यहाँ पे an अगर हम निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हमें निकालना है a7, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस a कितना है, दैट इज 28 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू फिर से 7 माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 7, दैट इज 7 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -4। तो यहाँ पे a7 विल बी इक्वल टू 28 प्लस, तो 7 माइनस 1 दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई -4, a7 इक्वल टू 28, और यहां से 6 इंटू -4 हो जाएगा -24। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जहां पर भी ब्रैकेट दिखेगा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर हम करेंगे प्लस इंटू माइनस, वो होता है माइनस, तो a7 विल बी इक्वल टू 28 माइनस 24, a7 विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो 7th टर्म होगी इस AP की, जिसमें फर्स्ट टर्म 28 है, कॉमन डिफरेंस -4 है, और इसमें जो 7th टर्म होगी दैट विल बी 4। तो यही प्रोसीजर हर किसी क्वेश्चन में सॉल्व ये यूज होगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम इसका क्वेश्चन आंसर इसका आंसर चेक करेंगे, दैट विल बी, जो इसका आंसर है दैट सो द करेक्ट आंसर विल बी 4। तो इसका प्रोसीजर जो मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद जो कि है क्वेश्चन नंबर 34, सेम ये क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे मैं आपको एक ट्रिक दिखा दूं। ट्रिक क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहला जो है दैट इज √2, 3 √2, इसके बाद है जो है 5 √2, इसके बाद 1। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, द नेक्स्ट टर्म, यानी 5 √2 के बाद कौन सी नेक्स्ट टर्म होगी। मोस्ट प्रोबेबली यही कॉपी पेस्ट सवाल आपको, यही कॉपी पेस्ट यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसको मान के चलते हैं कि दिस इज 1 √2, यानी जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ सिर्फ एक होता है, दैट इज अल्लाह, एंड फॉर द अदर, जो अदर यानी रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके लिए अपना जो है गॉड होता है, ठीक है। हमारे पास काफी डिविजन के स्टूडेंट्स देखते हैं आउटसाइड दी जम्मू कश्मीर या आउटसाइड दी जेके बॉस, तो उनका जो अपना लॉर्ड है या जिसको वो अपना भगवान मानते हैं, तो मतलब वो भी उनके साथ होता है, फिर लास्ट में एक ही होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे इस √2 के साथ भी एक ही होगा, तो इसको हम बोलेंगे 1 √2। इसके बाद 3 √2, ये हम बाकी सेम लिखेंगे, दैट इज 5 √2। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये √2, ये √2, ये √2 सब में सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ऑड नंबर्स का यूज होता है, दैट इज 1 से 3, 3 से 5, 5 से क्या आएगा 7, और √2 साथ में रहेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 7 √2, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद पहले इसका आंसर चेक करेंगे, दैट इज दिस विल बी दी एक्सप्लेन्ड जो है इसका आंसर है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, यहाँ पे द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द AP। यहाँ पे हमारे पास एक AP है 3, -1, 3, 3, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक तो यहाँ पे हमें लिखना है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे हमें लिखनी है कॉमन डिफरेंस, यानी इस AP की कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे AP क्या है हमारे पास 3, 1, -1, -3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है इसकी, यानी ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये वाली है, तो और तो कोई फर्स्ट टर्म है ही नहीं, तो इसका जो डायरेक्ट ऑप्शन चला जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेकिन फिर भी हम इस -2 को फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कोई भी दो टर्म्स लो, उनको आपस में माइनस करो, लेकिन माइनस करने का तरीका क्या होना चाहिए, दिस माइनस दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं करूंगा 1 -3, यानी यहां से मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो 1 -3 दैट विल बी इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगी दैट विल बी -2, और जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में दैट इज 3, देयरफॉर 3 एंड -2 विल बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर दिस क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर आप इसका जो है आंसर चेक कर लीजिएगा, यहाँ से सेम आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि यहाँ पे क्या होता है।
ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर्स है, लेकिन करेक्ट एक ही है 100%। ठीक है, तो यहाँ पे द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन प्लस थ्री, यानी यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको एक एपी दिया हुआ है, इसके आपको और चार टर्म्स निकालनी है, यानी फर्स्ट फोर टर्म्स आपको इसकी निकालनी है इस एपी की। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी है, सीक्वेंस जो दी गई है यहाँ पे, दैट इज ए एन इज इक्वल टू एन प्लस थ्री। तो आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट फोर टर्म्स। फर्स्ट फोर टर्म्स का मतलब पहली टर्म क्या होगी, वन। ठीक है, यहां पे हम पहले इस n का वैल्यू वन देंगे। ठीक है, n का वैल्यू। अब अगर आप यहाँ पे, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको n का वैल्यू वन देंगे पहले, तो ये बन जाएगा a1 इज इक्वल टू इंटू वन, यानी n की जगह वन प्लस थ्री, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू वन इज 2 प्लस थ्री दैट इज 5। इसके बाद a2 निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू टू, यानी n की जगह 2 प्लस थ्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू टू इज 4 प्लस थ्री दैट इज 7। इसके बाद a3 निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू थ्री प्लस थ्री, 2 इंटू थ्री इज 6 प्लस थ्री दैट इज 9। अगर हम a4 निकालेंगे यहां से, दैट इज 2 इंटू फोर प्लस थ्री, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू फोर इज 8 प्लस थ्री दैट इज 11। तो ये यहाँ पे फर्स्ट फोर टर्म्स होंगी, a1 a2 a3 एंड a4। ठीक है, दैट विल बी 5 7 9 एंड 11। दिस विल बी द ऑप्शन नंबर बी। बट अगर आप यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है, ठीक है, उनकी आप कमेंट्स देख लेना, यानी जितने भी हमारी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स होती है ना, उनमें से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, वो वहां पे 20% कमेंट्स वैसे होंगी। ठीक है, तो वही स्टूडेंट्स ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन मैं उनको फिर से सजेशन दे रहा हूं यहाँ पे कि पहले जो भी वीडियो में हम बोला करेंगे उसको सुन लिया करो, उस पर अमल किया करो। अब वो क्या करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, उसमें स्किप करते हैं, फिर वही कमेंट में जाके पूछते सर ये तो है जस्ट लाइक मैंने दो वीडियोस मैथ्स पे अपलोड किए, एक होता है गन शॉट, दूसरा होता है जेके बॉस। अब उसने क्या किया, उसको पता है कि मैं चैप्टर्स में देखूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पता है जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे रेगुलर जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि गन शॉट किस लिए और जेके बॉस वाला किस लिए है। तो गन शॉट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पासिंग मार्क्स करने हैं, उनके लिए तो मैंने कुछ चैप्टर स्किप कर दिया, क्योंकि उनको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं, तो कुछ ही चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। अब वही स्टूडेंट नीचे कमेंट कर रहे हैं सर इसमें तो ट्रायंगल्स है ही नहीं। अब अगर उसने वीडियो देख लिया होता, उसमें सुन लिया होता, तो उसको पता होता कि इसमें ट्रायंगल्स क्यों नहीं है। ट्रायंगल्स इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे मैंने जस्ट ऐसे चैप्टर्स लिए हुए हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ पासिंग मार्क्स करने हैं उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो पहले वीडियो को सुन लिया करो, देख लिया करो अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस वीडियो में क्या बोला गया है। अगर आप यहां से n की वैल्यू पहले 0 दोगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 दे दो, तो यहाँ पे ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो a0 बन जाएगा 3। 3 5 7 9 भी आपका आंसर आ सकता है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्योंकि n का मतलब है ये मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और ये इसका मतलब होता है n टर्म। जब आप किसी टर्म का वैल्यू निकालते हो, तो आप कहां से निकालोगे 0 टर्म। ठीक है, 0 टर्म आप कैसे निकाल सकते हो, तो यहां से ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि फर्स्ट फोर टर्म्स, तो फर्स्ट से स्टार्ट करना है, यानी 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो इसके बाद ये इसका प्रोसीजर है, यहां पे आप इसको कर सकते हो। इसके बाद यहां पे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, आपको टीचर्स ने दिखाया होगा, इस पे क्वेश्चंस भी है, दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में। तो आप में से काफी स्टूडेंट्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन टीचर्स दो मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल मेथड, उसमें से आपको अगर मैं यहाँ पे करने चलूं, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ाया मैंने, तो इसको इस बोर्ड को अगर मैं 3 सेक्शन कर लूं, ठीक है, वहां तक ये आंसर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इसका शॉर्टेस्ट मेथड देखे, दोनों ठीक है, एग्जामिनर के लिए दोनों ठीक है। मैंने देखा हुआ है एग्जामिनर्स को पेपर चेक करते हुए, मैं भी उनके पास बैठा हुआ हूं। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक स्लाइड है ना, एक स्लाइड में अच्छे से आ जाएगा, इसमें भी थोड़ी जगह बच जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालनी है द टेनेट टर्म फ्रॉम द एपी, फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। ठीक है, टेनेट टर्म निकालनी है, लेकिन लास्ट से जब आप लिखते हो ना, जस्ट लाइक ए से लेकर आप लिखते हो एक्स वाई जेड, यानी
ए बी सी डी आप कहां से लिखते हो, ए से लेकर जेड तक। इस वाई को क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप, जेड होता है लास्ट, इस वाई को आप बोलते हो सेकंड लास्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड लास्ट। तो आपको निकालना है 10th लास्ट, यानी लास्ट से कहां की ओर 10th की ओर, जो यहां पे होगी। अब टीचर्स क्या फॉलो करते हैं, आपको मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना है। पहले वो निकालेंगे कि ये वाली टर्म, जो ये 1000 की टर्म है, ये कौन सी टर्म है, यानी इस टर्म का वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर वो देखेंगे कि इससे वो 10 पीछे आएंगे, तो जब वो इससे 10 पीछे आएंगे तो वहां पे और सारा जो है प्रोसीजर लगेगा। पहले इनको इस जो है इस सेक्शन में इसका एन टर्म निकालेंगे कि ये किस टर्म पे आता है, फिर 10 वापस आएंगे, फिर उस 10th का टर्म वहां बस यहां से निकालना है। अब देखो करने का तरीका, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें आता भी होगा, जिन टीचर से दिखाया होगा। अब क्या करना है इसमें, अब मान के चलो कि ये जो एपी है, ये वाली, पहले मैं इसमें जो है कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। तो ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकंड टर्म, ठीक है, और दिस इज थर्ड टर्म, एंड अप टू दिस इज -1000। पहले मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूं यहां से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो यहां पे निकालेंगे -10 -5, ठीक है। तो -10 -10 माइनस इंटू माइनस दैट इज +5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज -5। यहां पे जो इसकी कॉमन डिफरेंस है, यहां पे जो इसकी कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगी -5, ठीक है। अब इस एपी को रिवर्स में लिखो। इस एपी को मैंने जैसे यहाँ पे एक ही स्टेप अभी तक किया है, खाली कॉमन डिफरेंस निकाली है मैंने, वो भी 2 स्टेप्स में। अब मैं इस एपी को अगर मैं रिवर्स में लिखूं तो ये जस्ट लाइक ऐसे आएगा, -1000। अब इसकी कॉमन डिफरेंस क्या है, इसकी कॉमन डिफरेंस है -5, ठीक है। तो अगर कॉमन डिफरेंस -5 है तो यहां पे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी, वो होगी -995, ठीक है। बस ये मुझे लिखना है, ठीक है। अब मैं यहां पे निकालूंगा A10। A10 का मतलब होता है A प्लस, किसके बराबर होती है, n की फॉर्मूला जो मैंने अभी दिखाई थी, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो यही फॉर्मूला यहां पे यूज होगी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यही वाली फॉर्मूला इसमें यूज होगी। तो AN यानी A10 इज इक्वल टू, A कितनी है यहाँ पे, अब यहाँ पे सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी लेनी, ये वाली ले लो, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसी एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो अब मैं यही से चलता हूं, यानी -1000 -995 -990। तो अब मैं इसको लास्ट टर्म मानता हूं, ठीक है। अब मुझे 10th लास्ट निकालनी, तो मैं यहां से निकालूंगा A10 इसको तो फर्स्ट टर्म माइनस ये है, और प्लस n-1, n की वैल्यू 10 है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, 10 टर्म। तो n की वैल्यू 10 -1 यानी n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है दैट इज -5। A10 इज इक्वल टू -1000, ठीक है, प्लस यहां पे 10-1 दैट इज 9, 9 इंटू 5 दैट इज 45। अगर हम इसी को यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, दैट विल बी A10 इज इक्वल टू -1000 प्लस 45। तो यहां पे अगर हम इसको करेंगे 1000 और 45, तो यहां पे इसमें माइनस करेंगे क्योंकि यहां पे इसकी साइन ग्रेटर है, तो यहां पे आ जाएगा -955, ठीक है। तो यहां पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, खाली कॉमन डिफरेंस हो गई 2 स्टेप। अब मैंने इसी एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूला में। तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं 1 स्टेप, 2, 3 और 4 स्टेप में आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कि टीचर्स क्या यूजुअली दिखाते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको, लास्ट में मैंने वो ऐड किया है। तो यहाँ पे जो पहले इसका आंसर चेक करते हैं क्या वो सही था, हाँ ये वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द 30th टर्म ऑफ एपी 10 7, 4, यानी इसमें जो 30th टर्म है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यही सेम फॉर्मूला जो मैंने पहले दी थी आपको, दैट इज AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। इस
फॉर्मूला को मतलब दिल से बाय योर हार्ट इसको लर्न करके रखो, ठीक है। इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यानी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.2 इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 30th टर्म, यानी 30th टर्म निकालनी है। दैट मीन्स एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन विल बी इक्वल टू 30, ठीक है। और यहाँ पे किस एपी की, इसकी, तो 10 7 4, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज ए, दैट विल बी इक्वल टू 10। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस का मतलब कोई भी दो टर्म्स उठा लो एपी की, इनको माइनस कर लो, लेकिन माइनस करने का तरीका या तो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। 7 माइनस 10 दैट इज -3 और 4 माइनस 7 दैट इज ऑल्सो -3। अब इस में जो है वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। ए एन दैट विल बी इक्वल टू ए, एन की जगह 30 इक्वल्स टू ए की जगह ए का वैल्यू 10 है यहाँ पे, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है, दैट इज 30 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज -3। ए 30 विल बी इक्वल टू 10 प्लस, ठीक है, 30 माइनस वन दैट इज 29 इंटू -3। ए 30 विल बी इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साथ में, दैट विल बी इक्वल टू -87। ए 30 विल बी इक्वल टू 10 प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, प्लस इंटू माइनस दैट विल बी इक्वल टू माइनस 10 माइनस 87 दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए 30 विल बी इक्वल टू 10 माइनस 87 दैट विल बी इक्वल टू -77। तो 10 माइनस 87 कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू ए 30 विल बी इक्वल टू -77। इसका जो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, यहां पे जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी -77। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, सेम क्वेश्चन है, 20th टर्म आप निकालनी है, ए पे दिया हुआ है, 20th टर्म निकालो। चलो सेम फॉर्मूला अगेन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज होगी, ठीक है। यहाँ पे 20th टर्म निकालनी है, एन की वैल्यू क्या है, दैट इज 20। इसके बाद यहाँ पे ये वाली एपी है, ये वाली फर्स्ट टर्म है, देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू -5। इसके बाद डी निकालना है, डी कैसे निकालते हैं, कोई भी दो टर्म उठालो, उनको आपस में माइनस कर लो, उनको आपस में माइनस कर लो, दैट इज डी इक्वल्स टू -3 माइनस -5। इस -3 और इस -5 इनको आपस में माइनस करना है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको एडजस्ट करना है, इट विल बी इक्वल टू -3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, बीच में ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, दैट विल बी इक्वल टू +5 इक्वल टू -3 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगी वो 2 होगी, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इस वाली फॉर्मूला में, ए एन, एन की जगह 20 इक्वल्स टू ए प्लस, ए की जगह क्या लिखना है, ए की वैल्यू यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई, दैट इज ए विल बी इक्वल टू -5 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2, ए 20 इक्वल्स टू -5 प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19 और ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 2, therefore a20 will be equal to -5 प्लस यहाँ पे 9 into 2 that is 38, a20 will be equal to 38 minus 5 that will be equal to 33। यहाँ पे जो 20th टर्म होगी that will be 33, ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बस इस वाली फॉर्मूला को याद कर लो, आपका हर कोई क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसका जो है आंसर है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर सेकंड याद होगा, जो हमने इसमें जो है एमसीक्यू किया था, तो वहां पे मैंने बताया था अगर हम इरेशनल नंबर को
किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर भी इरेशनल बन जाता है, यानी जो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी irrational number multiplied by with any non-zero number that will be equal to irrational number, क्योंकि अगर irrational को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा एंड जीरो इज irrational number। तो एनी नॉन जीरो नंबर द प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नॉन जीरो नंबर को किसके साथ, किसी भी नॉन जीरो नंबर को किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा क्या देगा, दैट विल बी ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, दैट विल बी ऑलवेज इरेशनल। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां पे इसका आंसर फिर से चेक करने की कोशिश करेंगे हम, दैट विल बी ऑलवेज इरेशनल। तो यहाँ पे मैंने बताया भी था अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा, देयरफॉर इट विल बी रैशनल। इसके बाद ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये तो मतलब पूछेंगे भी नहीं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स हैव द सेम साइड लेंथ्स, यानी ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें हर कोई साइड जो है इक्वल लेंथ का होगा, उसको क्या हम बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम हमेशा बोलते हैं दैट विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने गन शॉट में बोला था कि इस टेबल को मैं आपको लर्न करवाऊंगा आज इसी लेक्चर में। ठीक है, इसको ट्रिक है, बस आपको कुछ ही वैल्यूज याद रखने, इसको पूरा का पूरा टेबल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हो, आपको एक टेबल बनाना है, टेबल एक बनाना है, दैट मीन्स 0, 30, 45, 60 एंड 90। यहां से आपको लिखना है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, जो आपको जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रीज जो ये है वैल्यूज है, सॉरी जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है। तो इनको क्या करना है, पहले आपको ये लर्न करने हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, बस ये चार वैल्यूज याद कर लो, हो गया आपका पूरा का पूरा जो है आपका टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्री, ये चार वैल्यूज आपको याद करने हैं। अब सर इनको क्या करें, अब वो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। इनको लर्न करने के लिए बस यही चार वैल्यूज याद कर लो, ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी जुबान पे होगा, लिख के ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको ये चार वैल्यूज लर्न करने हैं, इन चार वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में नीचे लिखो, यानी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 अपनी जगह सेम, 1/2 इधर चला जाएगा, 0 इधर चला जाएगा। ठीक है, यानी जो आपने ऊपर लिखा है, जो आपने एक ही लर्न किया है, उसको आप नीचे लिख दो, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, इसके बाद सर tan वाला कैसे याद करें, या तो साइन डिवाइड बाय कॉस कर लो, क्योंकि आपको पता है जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, वो बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर आप कर लोगे, ये दोनों आपको पता है, क्योंकि एक ही याद कर लिया, दूसरा रिवर्स में लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, tan का लिखने के लिए क्या करना है सर, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, यानी 0 डिवाइड बाय 1 0, 1 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, यानी किसी भी नंबर के नीचे 0 आएगा डिवाइड में, उसका जो आंसर होगा वो इन्फिनिटी होगा। क्योंकि हमेशा जब आप बोलते हो, जब आप रैशनल नंबर डिफाइन करते हो, रैशनल नंबर्स आर डिफाइंड एज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 होगा, उसको हम वहां पे क्यों बोलते हैं ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो वहां पे इनफिनाइट बन जाता है। क्योंकि अगर हम लिखेंगे 2/0 ये इनफिनाइट बन जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं अगर हम लिखेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0 तभी ये रैशनल नंबर होगा, अगर q इज इक्वल टू 0 है तो ये इनफिनाइट नंबर है, रैशनल नहीं होगा। अब क्या करना है, tan थीटा को लिखने के लिए या तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, यानी 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यहां पे इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, √3/2 1/2, यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपस में बच जाएगा √3 ओनली। ठीक है, यहां पे चेक कर लो, √3 ये 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा √3 और ऊपर 1/√3। इससे भी इजी, बस ये एक याद कर लो, 1/√3 याद कर लो, ये 1 यहां पे लिख लो, ये √3 यहां पे लिखो। इसके बाद जो cosec थीटा होता है वो इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है, यानी जो साइन थीटा की वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल करके लिखो। ठीक है, यहां पे अगर 1/2 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2/1 ओनली 2 लिखना है, यहां पे 1/√2 है, खाली √2 आ जाएगा।
यहाँ पे √3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, दैट इज 2/√3। इसके बाद सेक थीटा वाला कैसे करे सर? जो ये वाला है ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, रिवर्स ऑर्डर में नहीं, रेसिप्रोकल करके लिखो। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है √3/2, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ की ओर देखने की भी जरूरत नहीं है, जो कॉसेक थीटा का वैल्यू आया ना यहाँ पे, ये वाला जो अभी किया, इसी को फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। ये 2/√3 यहाँ आएगा, ये √2 अपनी जगह, ये 2 यहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा। जो यहाँ पे किया था ऊपर पहले स्टेप में, यही ये यहाँ पे भी यही कर लो। और सर कॉस थीटा को क्या करना है, बस यही कर लो, सेम चीज। क्या करना है सर, जो tan थीटा है उसका इनवर्स लिखो, 1 का इनवर्स 1। अगर ये √3/1 होगा सर, इसका इनवर्स क्या आएगा सर, 1/√3 आएगा, तो यही वाला है। ठीक है सर, ऐसे याद नहीं रहता है तो कैसे करना है, अब क्या कर लो, इस √3 को यहां ले लो, इस 1/√3 को यहां ले लो, इस 1 को नीचे ले लो, हो गया। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ये इजीएस्ट वे, इसको बार बार देखो। ठीक है, इसको, इस वाली पोर्शन को सेव रख लो अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो टेबल पे क्वेश्चन है साइन थीटा की वैल्यू क्या है। अभी जो टेबल किया था उसमें चेक कर लो, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू जो होगी, साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/√2, सॉरी 1/√2 नहीं, 1/2 होगी। सर cos 30 का वैल्यू दैट इज √3/2। यकीन नहीं हो रहा है, चेक कर लो। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 है सर। और cos 60 की वैल्यू क्या है सर, 1/2 है। हमने अभी रफ पे चेक कर लिया क्योंकि अभी बोर्ड से उतारा था। यहाँ पे माइनस है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बीच में माइनस। जब सेम सेम होगा, नीचे माइनस होगा, सॉरी बीच में माइनस होगा, आंसर 0 आएगा। तो 0 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दिस इज द लेंथी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा 1/2, cos 30 √3/2। ये आप कर सकते हो यहां से। इसके बाद एक और क्वेश्चन, सर इसको क्या करना है, इसको कैसे करना है मैं बता दूंगा। इसको करना है द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 1, cos 2, cos 3। सर कैसे करना है इनको, अगर आप इन सारे को बीच में प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा। अरे इसको क्या इतनी जरूरत है, यहाँ पे पता है आपको। cos 90 की वैल्यू चेक कर लो अभी रफ से, जो मैंने अभी दिखाई थी वो चेक कर लो। जब cos 90 की वैल्यू चेक करोगे वो 0 आएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, cos कुछ भी, cos संडे, cos मंडे, cos टूडे, कुछ भी वैल्यू कर लो, आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी ऑलवेज 0। इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी 0 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहां पे लिखा है एंटायर होगा तो 0 होगा। इतनी अंग्रेजी हमें नहीं आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सर इसको कैसे करना है, अब एक काम कर लो, ये जो यहां पे है ना साइन अल्फा, अब मुझे बताओ साइन की किस वैल्यू पे, यानी कौन से थीटा पे इसका 1/2 होता है, यानी 1/2 चेक कर लो कि कहां पे साइन का। जब आप साइन 30 चेक करोगे, जब आप साइन 30 चेक करोगे वहां पे आपको 1/2 देखने को मिलेगा। अब देखो कॉस का ऐसा कौन सा वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है जहां पे 1/2 वैल्यू। सर हमने चेक कर लिया रफ से, जब हम देखते हैं cos 60 वो 1/2 आता है सर। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, तो अल्फा 30 है, बीटा 60 है। 30 प्लस कितना, 30 प्लस 60 कितना होता है, वो 90 होता है सर। क्या वो ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी 90 विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहां पे इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 45। तो यहां पे क्या करना है, वैल्यू ऑफ tan थीटा बाई cot थीटा चेक कर लो फिर से। tan 30 की वैल्यू कितनी है और cot 60 की वैल्यू कितनी है। सर यहां पे तो सेम सेम दिख रहा है, सर यहां पे तो सेम सेम दिख रहा है। जो tan 30 की वैल्यू है
वही शायद cos 60 की वैल्यू है। क्या वही है? फिर से चेक कर लो। क्या tan 30, क्या tan 30 और cot 60 की वैल्यू सेम है? यस सर सेम है। क्या क्या है सर? इसका 1/√3 है, इसका भी 1/√3 है, दोनों सेम है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? चेक कर लो कौन सा क्वेश्चन है। इससे पहले सर इसका पहले आंसर है, इसके बाद क्या है? सर थैंक यू सो मच। इसका मतलब क्या है? आज के लिए इतना ही है। तो अगर हम आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे तो आज हमने सर आपने तो कुछ चैप्टर्स जो है इसमें छोड़े। क्यों छोड़े हैं सर? इसका मतलब है, पहले मैं चेक करता हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ये तो अच्छी बात है। मतलब यही डर रहता है कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो यही डर रहता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। तो ये काफी मुश्किल रहता है कि मतलब जब मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ आपको, तो ये काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रहता है कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि काफी टाइम से रहता है कि क्योंकि बिहाइंड द कैमरा रहता है तो पता नहीं रहता है। तो जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर एंड हो चुका है। सर नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा? एक दिन के बाद, डे आफ्टर टुमारो आ जाएगा। इसमें जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं वो आ जाएंगे। अब अच्छा, अब आप वेट कर रहे होंगे किसका? दैट इज शायरी का। तो यहाँ पे है, किसी ने सेंड की है, तो एक है मतलब अच्छी लेवल की है, काफी हाई लेवल की है। ये भी सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स है, जो भी हमारे पास सब्सक्राइबर्स है उनके लिए है। मंजिल पाना तो दूर की बात है, मंजिल पाना तो दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। इसे और अगर आपको सुननी है इससे भी हैवी तो सुन लो। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। अभी कंप्लीट नहीं है, अभी और सुन लीजिएगा इसके साथ ही है। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ रुखसत, और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।